नमस्कार बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का अध्याय 1 संस्कृत वर्णमाला पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आपने पहले भी वर्ण के बारे में पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ते आए हैं आप लोग, इंग्लिश में आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। ऐसे हमारे संस्कृत में भी वर्ण होते हैं। बेटा, वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े या खंड बिल्कुल नहीं किए जा सकते। और वर्णों का जो हमारा समूह होता है, समूह बोलते हैं हम ग्रुप को। जैसे आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं ग्रुप, यानी जहाँ पर कई चीज़ों को मिलाकर रखा जाता है या कई लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं तो वो समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। कई चीज़ें एक जगह रखी जाती हैं तो वो सब समूह बन जाती हैं। तो ऐसे जो हमारा वर्ण होता है, जब हम उनको एक जगह एकत्रित करके रखते हैं, एक जगह लिखते हैं, तो वो हमारा वर्णमाला बन जाता है। तो जो वर्ण होता है बच्चों, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमारे ए, आ, ई, उ, ये हम सब हमारे वर्ण ही होते हैं। का, खा, गा, घा वर्ण होते हैं। और वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। हमारा स्वर होता है, व्यंजन होते हैं और आयोग वह होते हैं। तो इन सब में भी स्वर के भी कई रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। व्यंजन के भी 3 रूप होते हैं और आयोग वह केवल संख्या में 2 होते हैं। तो हम आज आपको इसी सब के बारे में अध्ययन कराएंगे कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, उस भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, तथा जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन तथा आयोगवाह। अब बेटा, स्वर क्या होता है? सबसे पहले हम स्वर के बारे में सुनेंगे कि स्वर होते क्या है। ये संख्या में 13 होते हैं और इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हमारा हास्य स्वर। हास्य स्वर ये संख्या में 5 होते हैं और हास्य का अर्थ होता है छोटा, लघु। ठीक है, ये संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, उ, री और लिरी। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी हमारे मेन स्वर भी यही होते हैं। साउंड, जो हमारे मेन साउंड होते हैं यानी मूल स्वर भी इनको कहते हैं। दूसरा होता है बेटा दीर्घ स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे हमारा आ, ई, उ और री। जो बेटा हमारे हास्य स्वर होते हैं बच्चों, लघु छोटे जो होते हैं, उन्हें बोलने में केवल बहुत हल्का समय लगता है, एक मात्र थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, री, लिरी, यानी इनको बोलते वक्त बहुत ही कम समय में हम इनको बोल लेते हैं। थोड़ा समय ये लेते हैं बोलने में। बट जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं और हास्य स्वर से दुगना समय ये बोलने में लेते हैं। जैसे हमारा ऊपर ए था तो हमने बोला ए, यहाँ पर बोलेंगे आ, ई, उ, ऊ, री। समझ रहे हैं ना? तो जो हास्य होते हैं वो बहुत कम समय में बोले जाते हैं। मात्रा का मात्र भर समय लेते हैं, सिर्फ एक मात्रा का ही समय लेते हैं। किंतु जो दीर्घ होते हैं उनका जो है वो दुगना समय लेते हैं बोलने में हास्य की अपेक्षा। संयुक्त स्वर, ये भी संख्या में 4 होते हैं बेटा। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। संयुक्त कहते किसे हैं बेटा? संयुक्त जो 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है, हमारा 2 स्वर के मेल से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं। जैसे हमारा ए है, ये देखिए मैंने आपको थोड़ा समझाने के तौर पर लिखा हुआ है ए। अब आप सोचेंगे कि ये ए तो 1 है, ये 2 से कैसे बन गया? तो जो हमारा ए होता है बेटा, वो ए प्लस ई बराबर ए बनता है। ऐसे ही हमारा ए प्लस ए बराबर ए बन जाता है। ऐसे ही ये देखिए ओ, यानी ए प्लस छोटा ऊ
हमारा ओ बनता है, और ऐसे ही ए प्लस ओ हमारा औ बनता है। ये आपने हिंदी की संधि में भी पढ़ा होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये भी संख्या में हमारे 4 होते हैं। स्वर ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं बच्चों, इनका अपना अस्तित्व होता है। इन्हें बोलने के लिए कभी भी किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। लेकिन इसी के स्थान पर दूसरा होता है हमारे व्यंजन। जो हमारे व्यंजन होते हैं बेटा, वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के उनका अपना अस्तित्व एक तिरछी लाइन होता है जिसको हम हलंत बोलते हैं, वही उनकी पहचान, उनका अस्तित्व होता है। किंतु बिना स्वरों की सहायता से ना तो इनको बोला जा सकता है और ना ही इनको लिखा जा सकता है, अर्थात ये अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। लिखेंगे तो इस तरह से तिरछी लकीर यानी हलंत से लिखेंगे, जो कि इनकी पहचान है, बट इनको बोलना और लिखना इससे अलग जो हम भाषा में शब्दों के प्रयोग में इसको लिखेंगे तो वो हम स्वरों की सहायता से ही लिख पाएंगे। अदरवाइज़ उनके बिना इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आगे इतनी बात समझ में। और बेटा ये संख्या में 33 होते हैं, ये संख्या में 33 होते हैं 33, लेकिन इनके भी 3 प्रकार होते हैं। कैसे? सबसे पहले नंबर पे हमारा स्पर्श व्यंजन है, ये संख्या में 25 होते हैं। इनको हमने वर्गों में विभाजित किया है, कितने? 5 वर्गों में, और हर वर्ग के 5 वर्ण हैं। तो 5 5 कितने हुए? 25। तो ये जो हमारी पूरी तालिका बनी हुई है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें सब में 5-5 वर्ण हैं बेटा, और ये पूरे हमारे मिलाकर हो गए 25। इनके अलावा हमारे 2 और होते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं और एक हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ भी हमारे 4 होते हैं, यारा, लावा, ये हलंत इनकी पहचान होती है, ये तो ये इन पर जरूर लगेगी। ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं। शा, एक तालव्य वाला शा, जब हम बोलते हैं इस शा को तो जो हमारी जीवा है, जो हमारी जीभ है, वो ऊपर हमारे तालव्य को टच करती है, तो इसलिए हम इसकी ध्वनि जब निकलेगी हम बोलेंगे तो वो कैसे निकलती है? शा। जो हमारी जीभ है, जो हमारी जीवा है, वो ऊपर टच करती है, शा। समझ रहे हैं? दूसरा है हमारा षटकोण वाला शा, और ये है हमारा दंत सा, सपेरे वाला सा, सुबह वाला, आप समझ रहे हैं, सांप। तो जब भी हम इस सा को बोलते हैं, इस सा को जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है, जो हमारी जीभ है, वो हमारे दांतों को टच करती है, तो इसलिए हम इसको दंत सा बोलते हैं। हमारे जो दांतों को टच करती है तो इसलिए हम इसको दंत सा बोलते हैं, दंत सा ही होता है। और एक है हमारा हा, ये भी संख्या में 4 होते हैं। तो आप देखिए हमारा तीसरा पॉइंट किसका आया? आयोगवाह। कितने वर्ण बताए थे हमने आपको? पहला हमारा स्वर था, फिर हमारे व्यंजन आए, अब हमारे आए आयोगवाह। बेटा ये संख्या में 2 होते हैं। पहला अंग अह, अंग जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और ये हुआ हमारा अह। आपने बचपन में पढ़े होंगे, अंग से अंगूर, अने खाली पढ़ते हैं ना, अभी भी आपको याद होगा, मुझे तो याद है, तो आपको भी ऑब्वियसली याद होगा ही होगा। तो अंग अह यानी ये वाला हमारा हुआ अंग के अंगूर वाला अंग, और ये हमारा हुआ अह, जिसको हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं और इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इन दोनों के अलावा एक चीज़ और होती है बच्चों, आपने हिंदी में पढ़ी होगी, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, यानी अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोनों चीज़ें हमारी हिंदी में होती हैं, और ये जो हमारे विसर्ग होते हैं, ये हमारे संस्कृत में विसर्ग होते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है बेटा। अब है इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने हुए? देखिए 48 हो गए हमारे, 48, यानी 5 + 4 + 4 + 25 + 4 + 4 + 2 हमारे आयोगवाह हो गए। तो ये वर्ण है, कितने वर्ण हैं? 48। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए? 48, 48। अब आए हम संयुक्त व्यंजन। अभी हमने पढ़ा था किस पर? संयुक्त स्वर के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में।
तो देखिए बेटा, यही है भी समझ लेना अच्छा होगा कि जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलकर एक वर्ण बन जाते हैं तब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात मैंने भी आपको क्या समझाया कि ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, लेकिन कुछ हमारे शब्द वर्ण ऐसे होते हैं जो केवल व्यंजन व्यंजन मिलकर ही वर्ण बन जाता है, दो व्यंजनों के मेल से ही जहाँ पर वर्ण बन जाता है। जैसे ता प्लस रा त्रा, का प्लस शा अक्ष, प प्लस रा प्रा, ज प्लस अणा ज्ञ। समझ रहे हैं, ये शब्द आपने देखे होंगे। तो ये हमेशा दो व्यंजनों के मेल से ही वर्ण बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखो बेटा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जब हमारा वर्णों को हम जोड़ते हैं, सपोज आ बा अब, का बा कब, ना प्लस माँ प्लस ना नमन, र प्लस माँ प्लस न रमन, अर्थात वर्णों के मेल से जो हमने शब्द बनाया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन। तथा शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेदन। यानी जब हम किसी चीज़ को तोड़कर अलग कर कर लिखते हैं वो होता है विच्छेद, और जब हम उन वर्णों को जोड़कर लिखते हैं, शब्द बनाते हैं, वो होता है संयोजन। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं संधि, यानी कि संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। सिंपल भाषा में अगर हम आपको संधि का अर्थ बताएं तो संधि का अर्थ ही जोड़ होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। दो हड्डियों का जोड़ वो संधि कहलाता है, दो शब्दों का जोड़ वो संधि कहलाता है। आगे आपकी बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पे वर्णों के जोड़ को हमने क्या कहा है? वर्ण संयोजन। और शब्दों से जब हम वर्णों को अलग करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वर्ण विच्छेदन। समझ रहे हैं? नीचे देखिए, का आ मा आ ला आमा अम, कम लम। ये अम बच्चों यहाँ क्यों आया है? अब आप सोचेंगे कि ये अलग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अगर हिंदी होती तो आ के बाद माँ नहीं आता, क्योंकि माँ है कम लम। संस्कृत में हमेशा जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं ईश्वरम, शुभम, संस्कारम, तो हमेशा मैं का प्रयोग होता है। इसीलिए ला में से जो स्वर निकलेगा उसके साथ हमारा माँ अपने आप टच हो जाएगा, क्योंकि माँ के बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा, क्योंकि माँ पे हलंत लगा हुआ है। ये पहले से ही अपूर्ण है, इसमें से पहले से स्वर खत्म है, स्वर इसमें है ही नहीं, क्योंकि हलंत उसी की पहचान होती है जिसमें स्वर नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे हमारा वर्ण विच्छेद, वर्णों के विच्छेद को हमने शब्द बनाया। यह प्रक्रिया क्या कहलाई? वर्ण संयोजन, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया है, तो ये क्या हो गया? वर्ण संयोजन। ऐसे ही माता, माता शब्द का वर्ण विच्छेद हो रहा है यहाँ पर। माँ, माँ में से किसकी आवाज़ आ रही है? आ की, तो माँ के बाद हम आ लिखेंगे, और जिस व्यंजन में से स्वर निकल जाएगा वहाँ पर हमेशा हलंत लग जाता है। सपोज माँ है, माँ में से हमने आ निकाल लिया तो बचा माँ, और माँ पे हम तुरंत हलंत लगा देंगे, क्योंकि इनका अपना अस्तित्व ये हलंत ही होता है व्यंजनों का। बेटा, व्यंजनों का जो अपना अस्तित्व होता है वो हलंत ही होता है। तो इसलिए जब हम माँ में से आ निकालेंगे तो यहाँ माँ रह जाएगा, केवल माँ, नोट माँ, माँ, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के ये बोले ही नहीं जा सकते, तो इस पर हलंत लगा देंगे, क्योंकि ये इनका अस्तित्व है, इनकी पहचान है। ऐसे ही ता में से भी आ निकाल देंगे तो ता के बाद भी हलंत लग जाएगा, क्योंकि इनका जो अस्तित्व होता है, वो इनकी जो पहचान होती है वो ये तिरछी लकीर, अर्थात ये हलंत ही होता है। इस प्रकार वर्ण जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है, तथा इससे उल्टा अर्थात शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, अर्थात चीज़ों को अलग करके लिखना, चीज़ों को तोड़ना। जैसे भी यहाँ देखिए आप, बालक। अब हम बालक शब्द को अलग करके लिखेंगे, यानी विच्छेद करेंगे। बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ। अगर बालकम होता तो का के बाद तुरंत आ के बाद तुरंत माँ बन जाता। ठीक है, तो बालक का संधि विच्छेद हमारा ये हो गया। मैंने कहा है आपसे कि जिस भी व्यंजन में से आप स्वर निकालेंगे उसमें तुरंत से आप हलंत लगा देंगे, क्योंकि वही उनका अस्तित्व, उनकी पहचान होती है। कक्षा, क प्लस आ,
का प्लस आ तो हुआ का। अभी जो अक्ष है बेटा ये का और शा से मिलकर बनता है, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। और अक्षा आ की आवाज़ आ रही है तो इस शा के बाद हम आ लगा देंगे। हाँ, हलंत लगाना बिल्कुल ना भूलें। जिस भी व्यंजन में से आप स्वर को निकालेंगे, इस स्वर वाली ध्वनि को निकाल देंगे तो वहाँ पर आपको ये हलंत तिरछी लकीर जरूर लगानी है, क्योंकि यही इसकी पहचान होती है। विद्या, वी व प्लस ई, द्या। देखिए बेटा ये जो द और या है ये मिलकर यहाँ बना है विद्या। विद्या, विद्या यानी द और या है, विद्या यानी आधा द भी हमारा यहाँ पे है और यह है, तो यहाँ पे इनको हम तोड़कर लिखेंगे दोनों को अलग अलग, क्योंकि हमने द तो हमारा है ही, या में से हमने आ को निकाल दिया, तो यहाँ पर भी हमारा हलंत लग जाएगा। तो क्या बनेगा? विद्या, विद्या, नोट विधा, विद्या। यानी जब हम बोल रहे हैं बेटा तो द और या दोनों की ही ध्वनि हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। देखो बेटा मैं आपको एक बात समझा देती हूँ, जब तक आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक आप लिखेंगे भी शुद्ध नहीं, आपकी वर्तनी, आपकी लिखावट भी बिल्कुल सही नहीं होगी जब तक आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप लिखेंगे। आप अशुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे और आप अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे। आप कभी भी चाहे इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अगर आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो आप लिखेंगे भी गलत, आपकी लिखावट भी, आपकी वर्तनी भी कभी शुद्ध नहीं हो सकती। इसके साथ अब मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ बच्चों। देखिए इसी प्रक्रिया को शब्दों की वर्तनी लिखना भी कहते हैं। छात्र यह भी समझ लें कि जिस शब्द के अंत में जो अक्षर होता है उसी से अंत होने वाला वह शब्द कहलाता है। अर्थात सपोज बालक है हमारा, बालक, बालक, का में से किसकी आवाज़ आ रही है? आ की, तो ये हमारा कौन से क्या होगा? अकारांत शब्द। क्या शब्द होगा हमारा? अकारांत। कक्षा में से आ की आवाज़ है तो आकारांत, विद्या आ की आवाज़ है तो आकारांत, मति छोटी की मात्रा है तो छोटी ई वाला इकारांत, नदी बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई वाला इकारांत, ऊ है तो छोटा ऊ है तो छोटे ऊ वाला उकारांत। अर्थात शब्द के लास्ट में जो ध्वनि निकलती है, हमारा जो स्वर की ध्वनि निकलती है, वही उस शब्द की पहचान होती है कि ये शब्द कौन सा है। अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है, ऊकारांत है कि रीकारांत है। आगे बात समझ में? तो वो ही इसकी असली पहचान होती है। जैसे बालक शब्द के अंत में ए है तो अकारांत, कक्षा में आ है तो आकारांत, तथा विद्या में भी आपका आकारांत होता है। तो ऐसे ही स्वरों की मात्राएं छात्रों को जान लेनी चाहिए। सभी छात्र जानते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। का में आपको आ का डंडा लगाना है तो का बन जाएगा की, कू, कऊ, के, कई, कंग, कह, ऐसे बन जाते हैं। खे, खा, खी, खू, खो, खऊ, खंग, खे, गे, गा, गी, गू, गे, गई, गंग, गे बन जाते हैं ना। तो ऐसे हमें सारे स्वरों की मात्राएं अपनी पता होती है, तो इसलिए हमें इन स्वरों की मात्राओं की भी अच्छी तरह से पहचान करनी चाहिए। तो बेटा ये आपका अध्याय 1 का वाचन था, जो मैंने आपको उचित प्रकार से समझाया है। किंतु किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई भी संशय हो, संदेह मात्र हो, या कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, तो आप बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी हेजिटेशन के मेरे पास आकर मुझसे पूछिए। आपके निवारण हेतु जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं पूर्ण प्रयास करूँगी। एक अध्यापक के पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि उसके छात्र को समझ आ जाए, और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि जब तक मेरा पढ़ाया आपकी समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप कभी भी कोई चीज़ आपको समझनी हो, इसमें कुछ चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप बिना किसी संदेह के मेरे पास आइए। आपका निवारण हेतु मैं पूर्ण प्रयास करूँगी। धन्यवाद बच्चों। एक बार पुनः इसका वाचन करेंगे अच्छी प्रकार से। धन्यवाद।